हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे सिविक्स का चैप्टर 5 पॉलिटिकल पार्टीज़। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी? अगर हम कॉमन या सिंपल लैंग्वेज में समझें तो पीपल हु ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी हैव सिमिलर आइडियाज़। जब कुछ लोगों के सिमिलर आइडियाज़ होते हैं और वो मिल के कोई राजनीतिक दल बनाते हैं, कोई पॉलिटिक्स करने के लिए पार्टी बनाते हैं, तो उसे पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। दे ऑल्सो वॉन्ट टू हेल्प देयर कैंडिडेट विन एन इलेक्शन। और पॉलिटिकल पार्टी बनाने का उद्देश्य ही ये होता है कि वो चुनाव लड़ें और सरकार गवर्नमेंट फॉर्म करें। रीड ब्लू टू डिसाइड विच पार्टी वुड ज्वाइन। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज कितनी तरह की होती हैं, क्या है ये। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, व्हाई डू वी नीड डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है और डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी और पार्टी में डेमोक्रेसी, इसका होना क्यों जरूरी है। आंसर इसका कह रहा है, अ पॉलिटिकल पार्टी इज एन एसोसिएशन और अ वॉलंटरी ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी जो है एक एसोसिएशन या संगठन होती है या वॉलंटरी ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों द्वारा स्वेच्छा से, कुछ लोगों द्वारा स्वेच्छा से बनाया गया एक ऐसा समूह होता है जो आगे आते हैं और चुनाव लड़ते हैं, कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर, और चुनाव जीत कर सरकार बनाते हैं और होल्ड पावर, डिसीजन मेकिंग पावर को होल्ड करते हैं। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, उनकी कुछ कॉमन या वो सहमत होते हैं कुछ कॉमन पॉलिसीज यानी नीतियों पर और योजनाओं पर। इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो पॉलिटिकल पार्टी होती है रिक्वायर्ड, जो जरूरी है, बिकॉज क्योंकि विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि बिना पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या हो सकता है ये अब हम देखते हैं। पहला पॉइंट, एवरी कैंडिडेट इन इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। सपोज अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, चुनाव में 500 लोग खड़े हुए पूरे इंडिया में और 500 लोग अलग अलग पार्टी से हैं, किसी की कोई पार्टी नहीं है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और 500 लोग अलग अलग जीतते हैं, तो हम गवर्नमेंट फॉर्म कैसे करेंगे। उन 500 लोगों में से कुछ लोगों का एक साथ आकर गवर्नमेंट फॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि 500 लोगों की आइडियोलॉजी, पॉलिसीज, प्रोग्राम सब अलग अलग होंगी और लोग जो हैं वो भी चुन नहीं पाएंगे उनमें से कि कौन हमारी सरकार बनाए। तो इस तरह से क्या होगा, इंडिविजुअल कैंडिडेट जो है वो कभी भी पूरे देश के लिए गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाएंगे। इस तरह से गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो है वो अनसर्टेन, अनिश्चित हो जाएगा और नहीं हो पाएगा, या इम्पॉसिबल हम कह सकते हैं हो जाएगा। अगर कोई गवर्नमेंट रहती है तो हमें पता रहता है कि इसकी आइडियोलॉजी क्या है या इसके जितने भी कैंडिडेट होंगे उनकी कॉमन आइडियोलॉजी क्या होगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, बीजेपी और कांग्रेस के सपोज 500 कैंडिडेट खड़े हैं, तो हमें पता है इन 500 लोगों की आइडियोलॉजी क्या होगी जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है। यानी कि हमें उन 500 लोगों के बारे में अलग अलग पता करने की ज़रूरत नहीं है, उनके प्रोग्राम, उनके एजेंडा, उनके मैनिफेस्टो को अलग अलग पता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये पता करना है कि ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं और हमें उस पार्टी की आइडियोलॉजी और मैनिफेस्टो को देखना होगा। यानी वो 500 लोग कैटेगराइज हो जाएंगे और हमें सिर्फ एक को ही देखना होगा, और इस तरह से जनता का काम आसान हो जाता है। और इस तरीके से चुनाव जीतने के बाद जो मेजॉरिटी में होती है पार्टी, उसका गवर्नमेंट फॉर्म करना भी ईजी हो जाता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, विदाउट पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल ओनली बी अकाउंटेबल फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो जो जीता हुआ कैंडिडेट होगा वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी जिस शहर या जिस इलाके या जिस संसदीय क्षेत्र से जीता होगा वो सिर्फ उसी के लिए काम करेगा। यानी कि वो पूरे देश के बारे में या बड़ी सोच लेकर आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई गोल ही नहीं होगा आगे किस पार्टी की हम आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं या हमें आगे और कहाँ तक जाना है। तो इस तरह से जीता हुआ कैंडिडेट जो है वो सिर्फ एक छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी जो जिससे वो जीता होगा वहीं तक सीमित रह जाएगा और पूरे देश के विकास के बारे में कभी भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है, देयर विल बी नो मैकेनिज्म टू सपोर्ट द गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज एंड जस्टिफाई और अपोज देम। देयर विल बी नो मैकेनिज्म, यानी कि कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं होगी जो सपोर्ट करे गवर्नमेंट को, सरकार को नीतियां बनाने में, या जस्टिफाई करे कि नीति सही है या नहीं सही है, या उसे अपोज करे। क्योंकि अगर सपोज अब आप ही देखिए, 500 लोग अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो सबसे पहली चीज़ गवर्नमेंट फॉर्म करना ही पॉसिबल नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट फॉर्म हो भी गई किसी तरह, सपोज 250 लोग मिलकर मेजॉरिटी में आके किसी तरह से गवर्नमेंट फॉर्म कर भी लिए, तो जो रेस्ट ऑफ द 249 लोग होंगे वो लोग अपोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपोजिशन भी जब तक संगठित नहीं होगा तब तक उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। जैसा कि इस टाइम हम देख रहे हैं अपने देश में एक पार्टी मेजॉरिटी में है और बाकी जितना भी अपोजिशन है वो बिखरा हुआ है छोटे छोटे दलों में। तो जो अपोजिशन कोई सही बात भी करता है तो उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये चीज़
दिक्कत देती है जब आपके पास इंडिविजुअल कैंडिडेट होते हैं और कोई भी पार्टी नहीं होती है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग पार्टी की आइडियोलॉजी से कनेक्ट करते हैं। फिर कैंडिडेट चाहे आपके 500 हो चाहे 1000 हो, अगर वो किसी एक स्पेसिफिक पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं तो लोग उस आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर लेंगे, उस आइडियोलॉजी को ईजिली समझ लेंगे और वो उन 500 लोगों को एक साथ सपोर्ट या अपोज कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कंपोनेंट। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कैसे बनती है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? कौन सी 3 चीज़ें बहुत इसेंशियल होती हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए? तो सबसे पहला है द लीडर। एक लीडर होना चाहिए जो लोगों को मोटिवेट करे, आगे रास्ता दिखाए और संगठित रखे। विच कॉन्टेस्ट इलेक्शन, और वही चुनाव भी लड़ता है। एंड परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब इफ दे विन, और अगर वो जीत जाता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक कार्यों को भी करता है। कौन? द लीडर। इसके बाद सेकंड आता है एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर वो होते हैं जो नेता के कहने पर काम करते हैं, यानी पार्टी के कार्यकर्ता। हु अटेंड पार्टी मीटिंग्स, जो पार्टी की मीटिंग्स भी अटेंड यानी कि जाते हैं, अटेंड करते हैं। एंड आर क्लोज टू द पार्टी लीडर्स, और ये पार्टी लीडर्स के बहुत क्लोज होते हैं, क्योंकि पार्टी लीडर ही इन लोगों को बताता है कि क्या करना है। इसके बाद लास्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है द फॉलोअर्स। फॉलोअर्स वो होते हैं जो उस पार्टी की आइडियोलॉजी से इत्तिफाक रखते हैं या उस पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, सहमत होते हैं। आर द डेडिकेटेड वर्कर्स ऑफ द पार्टी, इनको हम पार्टी का डेडिकेटेड वर्कर्स भी कह सकते हैं। अगर हम फिगर से देखें तो कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी द लीडर, द एक्टिव मेंबर एंड द फॉलोअर। इसके बाद हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कैसे ये तीनों आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो इस फिगर से हम देख सकते हैं, सबसे पहला है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन एट द टॉप। बॉटम राइट कॉर्नर में कह रहा है ऑफिस होल्डर्स इलेक्टेड और अपॉइंटेड इन द नेम ऑफ द पार्टी, ये हैं हमारे एक्टिव मेंबर्स। एंड बॉटम लेफ्ट कॉर्नर कह रहा है हमारा सिटीजन्स हु आइडेंटिफाई विद द पार्टी, ये हैं हमारे फॉलोअर्स या हम कह सकते हैं सिटीजन्स। जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो आप देख पा रहे होंगे, रिक्रूट कैंडिडेट्स एंड प्रोवाइड्स कैंपेन रिसोर्सेज टू पार्टी कैंडिडेट्स एंड ऑफिस होल्डर्स। वो अपने कार्यकर्ताओं को चुनती है, उनके लिए व्यवस्था करती है चीज़ों की और उन्हें बताती है कि आगे क्या करना है। जो ऑफिस होल्डर्स या एक्टिव मेंबर्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड टू द पॉलिसीज व्यूज एंड हेल्प्स स्ट्रेंथन द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। वो रिस्पॉन्ड करते हैं यानी उत्तर देते हैं या कार्य पूरा करते हैं जो भी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन या लीडर के द्वारा कहा जाता है वो, और हेल्प करते हैं ताकतवर बनाने में किसको? पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को। इसके बाद हम बॉटम देखते हैं तो सिटीजन्स हु आइडेंटिफाई वर्कर, यानी जो फॉलोअर और एक्टिव मेंबर होते हैं ये दोनों आपस में किस तरह से वर्क करते हैं। सिटीजन्स जो होते हैं इलेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो नेताओं या कार्यकर्ताओं को चुनते हैं। और इसके बाद जो कार्यकर्ता या पार्टी मेंबर्स होते हैं रिस्पॉन्ड टू पॉलिसी व्यूज ऑफ पब्लिक, जो पॉलिसी व्यूज होते हैं पब्लिक यानी पब्लिक ओपिनियंस होते हैं उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। यानी कि देखो गवर्नमेंट जो होती है उसका काम क्या होता है, जो पब्लिक है उसके जो जनरल मासेस की ओपिनियन है उसको रूल में कन्वर्ट करना, यानी कि जो बहुत सारे लोग चाह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग रूल बनाना। तो ये जो रूल अब कौन बनाएगा? जो लीडर्स होंगे, ठीक है। लीडर्स तक बात कौन पहुंचाएगा? ऑफिस होल्डर्स, यानी कि यही जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं पॉलिसी व्यूज ऑफ पब्लिक, जो भी सरकार ने नीतियां बनाई हैं जो भी सरकार को नीतियां बनानी चाहिए, ये सारी चीज़ें जनता से कलेक्ट करते हैं ऑफिस होल्डर्स और ऊपर तक पहुंचाते हैं। कहाँ तक? पार्टी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाते हैं। कौन? ऑफिस होल्डर्स या इलेक्टेड मेंबर्स जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं। अब हम देखते हैं जनता और सरकार या जनता और लीडर के बीच में क्या चलता है। तो मोबिलाइज वोटर, जो लीडर होता है वो भाषण देता है, रैलियां करता है और मोबिलाइज वोटर को मोबिलाइज करता है। मोबिलाइज का मतलब गतिशील करता है। जो लोग वोट नहीं डाल रहे हैं या जो लोग दूसरी पार्टी को वोट डाल रहे हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जो जनता होती है प्रोवाइड्स वर्कर्स टू द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो चुनाव में वोट डालकर कार्यकर्ताओं को या मंत्रियों को चुनती है, वर्कर्स को चुनती है और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को सौंपती है। जैसे आप एग्जांपल लें तो यहाँ पे जो लीडर हैं उसकी जगह पे हम रखते हैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो एक्टिव मेंबर्स हैं उसकी जगह हम रखते हैं जितने भी उनके मंत्री हैं उनको, और सिटीजन हम लोग जो आम नागरिक हैं। तो आम नागरिक क्या कर रहा है? मंत्रियों को या नेताओं को चुनाव जिता कर पहुंचा रहा है और वो लोग क्या कर रहे हैं? लीडर को बता रहे हैं कि जनता क्या चाहती है और जनता की जो कॉमन विल है उसी को रूल में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो आई होप इस डायग्राम से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा कि ये तीनों कंपोनेंट आपस में कैसे इंटरलेट करते हैं और कैसे फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को कंडक्ट कराते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के। तो डिस्क्राइब एनी 5 मेजर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। फॉलोइंग आर द वेरियस फंक्शन, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वेरियस फंक्शंस होते हैं। हमने आपको मोस्टली ऊपर बता दिए हैं पर फिर भी इसको लिखना कैसे है ये हम देख लेते हैं एक बार।
सबसे पहला है पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन अ डेमोक्रेसी फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट, पार्टीज कॉन्टेस्ट सिलेक्शन। सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि कोई भी नेता इकट्ठा करता है अपने एक्टिव मेंबर्स को, पब्लिक मासेस या जो मासेस होती हैं उसकी कॉमन विल को फॉर्मुलेट करता है अपने मैनिफेस्टो में और कॉन्टेस्ट इलेक्शन चुनाव लड़ता है। सेकंड क्या करता है, पार्टीज पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड वोटर्स चूज फ्रॉम देम। मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है, हर पार्टी चुनाव से पहले बताती है ना कि हम ये करेंगे अगर चुनाव जीत जाएंगे, हम वो करेंगे अगर चुनाव जीत जाएंगे, और एक घोषणा पत्र निकाला जाता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैनिफेस्टो। जो घोषणा पत्र होता है उसमें बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं और उसी के आधार पर जनता चुनती है कि उसको क्या चाहिए चुनाव जीतने के बाद। तो यही चीज यहां पर कही जा रही है, पार्टीज पुट फॉरवर्ड, पार्टीज बताती हैं अपनी नीतियां और योजनाएं कि हम चुनाव जीत गए तो क्या करेंगे, एंड वोटर्स चूज फ्रॉम देम, और वोटर्स को जो घोषणाएं सही लगती हैं या जो घोषणाएं अच्छी लगती हैं वो उनके आधार पर पार्टी को वोट देता है या अपने नेता को चुनता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है पॉलिटिकल पार्टीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। ऑब्वियस सी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज ही चुनाव लड़ती हैं और जब पावर में आती हैं तो जो कॉमन मासेस की विल होती है उसको वो लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, लॉज में, कानून में। जो जनता चाह रही है उसी के आधार पर कानून बनाए जाते हैं या अमेंड किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है टू रन द गवर्नमेंट, सरकार चलाना। जब सरकार बना ली, पावर अटेन कर ली तो सरकार चलाना। पार्टीज फॉर्म अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्टी या जो लीडर होता है हमारा वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी अपना मंत्रिमंडल गठित करता है। वह मंत्रिमंडल जो हर विभाग का एक विशेष सदस्य होता है और जो लीडर होता है उसको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। जैसे हम बात करें, इसमें प्रधानमंत्री मोदी हैं और उनका कैबिनेट मिनिस्टर जो भी उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर्स, वो क्या करते हैं, सूचनाएं कलेक्ट करते हैं पूरे देश से और उसके आधार पर प्राइम मिनिस्टर को जानकारी देते हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्न करता है सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और बताता है कि क्या करना चाहिए। यानी कि सूचनाएं कलेक्ट करके देना ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो होगा वो कौन लेगा, हमारा लीडर ही। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दे प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड इंप्लीमेंट वेलफेयर स्कीम्स। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये एक्सेस करती हैं गवर्नमेंट मशीनरी, यानी जितना भी सरकारी तंत्र है, जितने भी वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, इन सभी पर अधिकार रहता है किसका, नेताओं का या जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनका। और ये एक्सेस करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करते हैं वेलफेयर स्कीम, वो सभी योजनाएं जो जनता की भलाई के लिए होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन व्हेन इन माइनॉरिटी। और अगर सपोज जो पार्टी, कई पार्टियां होती हैं, जो पार्टी चुनाव नहीं जीती है, जो पार्टी पावर में नहीं आई है, वो अपोजिशन में बैठेगी, लेफ्ट में बैठेगी संसद में, और जो सरकार में पावर में होगी वो जो नीतियां बना रही होगी उनमें जो कमी होगी या जो हिडन एजेंडा होगा उसको ढूंढकर जनता के सामने रखेगी। फॉर एग्जांपल इस टाइम देखते हैं तो बीजेपी पावर में है, बीजेपी रूल्स बनाती है, लेकिन उनमें जो कमियां होती हैं वो ढूंढना किसका काम है, जो अपोजिशन में पार्टियां बैठती हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, सपा हो गई या बसपा हो गई या ममता बनर्जी की पार्टी हो गई। ये सभी पार्टियां कैसी हैं संसद में, माइनॉरिटी में या अपोजिशन में। तो इनका काम क्या है, इनका काम है सरकार की नीतियों में जो कमियां हैं उन्हें उजागर करना, उनके बारे में जनता को बताना। अपोजिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट कह रहा है फॉर्म पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू पब्लिक ओपिनियन। जो जनता का उद्देश्य या जनता की भलाई के लिए हो या जो जनता चाह रही हो उसी के अकॉर्डिंग नीतियां बनाना, एंड वेलफेयर, और जनता की भलाई के लिए, जो जनता चाह रही हो प्लस जनता की भलाई के लिए हो वही नीतियां बनाना। ये काम किसका होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेजर फंक्शंस क्या होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के। इसके बाद हम देखते हैं, इसको आप देखिए तो यहाँ से देख सकते हैं, जो एक पीपीटी मैंने डाल दी है यहाँ पर, दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन, वही जो चीज़ मैं ऊपर बता चुका हूँ वही यहाँ पर है। दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन, सेलेक्ट कैंडिडेट एंड पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज। सेकंड पॉइंट से दे मेक डिसीसिव रोल इन मेकिंग लॉज, जो कानून बनाना होता है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थर्ड पॉइंट से पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, पार्टी जो है वो फॉर्म करती है गवर्नमेंट, चुनाव जीतती है तो, और रन करती है और सरकार चलाती है। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट कह रहा है अपोजिशन चेक्स द गवर्नमेंट एंड प्रिजर्व्स डेमोक्रेसी। यही जो पॉइंट हमने आपको बताया, अपोजिशन में अगर होती है पार्टी, चुनाव नहीं जीतती है या सीटें कम होती हैं तो वो गवर्नमेंट की नीतियों पर नज़र रखती है और प्रिजर्व डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को बचाने का काम करती है। सेकंड लास्ट पॉइंट से पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। जो पार्टी चुनाव जीतती है और फॉर्म करती है गवर्नमेंट, वो जनता की विल को एज अ लॉ में कन्वर्ट करती है और शेप देती है पब्लिक ओपिनियन। शेप पब्लिक ओपिनियन यानी जो पब्लिक ओपिनियन है उसको कानून में बदलना।
लास्ट पॉइंट कह रहा है पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। सेम चीज़ मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, गवर्नमेंट की मशीनरी यानी एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स जितने भी हैं, जितना भी सरकारी संसाधन है, उनका इस्तेमाल करना किस लिए, जनता की भलाई की योजनाएं लागू करने में या बनाने में। इसके बाद हम देखते हैं हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, हमारे देश में कितनी पार्टीज होनी चाहिए या किसी भी देश में कितनी पार्टीज होनी चाहिए। तो पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्टी सिस्टम है। तीन तरह के पार्टी सिस्टम मेन है हमारे डेमोक्रेसी में। सबसे पहला है वन पार्टी सिस्टम, जो हमें चाइना में देखने को मिलता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है और वही चुनाव लड़ती है। जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे होंगे वो एक ही पार्टी के होंगे, यानी कि आपके पास पार्टी का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते हो कि आप किसी दूसरी आइडियोलॉजी वाली पार्टी को चुन लो, क्योंकि वहां पर वो है ही नहीं। आपको एक ही पार्टी के कैंडिडेट को वोट देना है, तो आप किसी को भी वोट दो, फर्क नहीं पड़ता है। जो ऊपर लीडर है वो आपका हमेशा सेम ही रहेगा। इसलिए आपको पता होगा शी जिनपिंग जो है चाइना के प्रेसिडेंट इस समय, वो जब तक मरेंगे नहीं तब तक वही प्रेसिडेंट रहेंगे। वहां पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन अब कभी भी नहीं होगा। सेम चीज रशिया में भी है। ठीक है, 2036 तक के लिए व्लादिमीर पुतिन जो है वहां के राष्ट्रपति बने रहेंगे, कोई भी इलेक्शन नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम जहां पर दो पार्टियां होती हैं, जैसे हमारा अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम। एक रिपब्लिक पार्टी होती है, एक हमारी कांग्रेस होती है। आप देखेंगे चुनाव होने हैं तो इस टाइम एक पार्टी की तरफ से लीडर हमारे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी तरफ जो पार्टी है हमारी रिपब्लिक, उसके लीडर हैं हमारे जो बिडेन। यानी दो ही लीडर हैं, आपको दो में से ही चुनना है। जनता के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, ए या बी। ठीक है, अच्छा हो चाहे खराब हो, आपको इन्हीं दो में से चुनना है। अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में है मल्टी पार्टी सिस्टम। सेवरल पार्टीज कंपीट, जहां पर बहुत सारी पार्टियां जो हैं आपस में चुनाव लड़ती हैं, एंड मोर देन टू पार्टीज हैव अ reasonable chance of coming to power on their own strength or in alliance coalition government। कोलिशन गवर्नमेंट हमने आपको बताया है, अगर किसी भी एक, ऑब्वियस सी बात है, अगर बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो कई पार्टियां आपस में मिल के सरकार बना लेती हैं, जिसको हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इंडिया। इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं आगे। इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम, बेनिफिट क्या होता है इसका? स्ट्रॉन्ग मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम इंश्योर्स पीपल विद अ वैरायटी ऑफ लाइक ओपिनियंस कैन ज्वाइन टुगेदर टू एडवोकेट फॉर इश्यूज एंड कम्युनिकेट देयर व्यूज टू देयर गवर्नमेंट। मल्टी पार्टी सिस्टम में जब बहुत सारी पार्टियां होती हैं तो वो अपने अपने क्षेत्र के लोगों की जो पब्लिक ओपिनियन होते हैं उसको रखती हैं और उन सभी के बारे में योजनाएं बनाने के लिए फोर्स करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। जैसा कि हम देख पा रहे होंगे इंडिया में कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्यों है ये देखते हैं। सबसे पहले व्हाई इंडिया अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट ही क्यों किया गया? हम एक पार्टी कांग्रेस थी, हम उसी को रख के चल सकते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस थी आज़ादी के समय, हम उसी को रख के चल सकते थे। 1885 में फॉर्म हुई थी, हम उसी को रख के चल सकते थे, उसी ने हमें आज़ादी दिलाई थी। हमने मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट ही क्यों किया? तो इंडिया अडॉप्टेड अ मल्टी पार्टी सिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज। भारत ने मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया क्योंकि भारत में सोशल, सामाजिक और भौगोलिक बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं हैं। भारत में इतनी सारी तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, इतनी सारी तरह की भौगोलिक संरचनाएं हैं, कहीं मैदान है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, इतनी सारे वर्षावन है, कहीं पर कहीं रेगिस्तान है, इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, इतनी तरह की भाषा के लोग हैं, सबकी ज़रूरतें अलग अलग हैं, सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं, सबकी एस्पिरेशंस अलग अलग हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। इसीलिए सबकी इच्छाओं को ध्यान में रखा जाए लोकतंत्र में, इसीलिए देश के लोकतंत्र में सभी लोगों की इच्छाओं को सम्मान दिया जा सके। सेकेंड पैराग्राफ कह रहा है वन पार्टी सिस्टम इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड ऑप्शन। भारत में वन पार्टी सिस्टम को एक अच्छा ऑप्शन नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है मुस्लिम लीग जो है आज़ादी के समय वही हमसे खुश नहीं थी, वही कांग्रेस से खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के ओपिनियंस, आइडियोलॉजी मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी से मैच नहीं कर रहे थे। जो जनसंघ पार्टी फॉर्म हुई 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, उसकी भी आइडियोलॉजी अलग थी कांग्रेस से एकदम। यानी कि कई नेता थे जो कांग्रेस के विचारधारा से सहमत नहीं थे, जो चाहते थे कि जनता, जो उनके फेवर में जो जनता है, उसकी बात, उसकी विचारधारा को भी सम्मान मिले। इसीलिए भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम रखा गया, क्योंकि सबकी बात को सुनना, सबके विचारों को सम्मान देना, यही लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सिस्टम बिकॉज वोटर्स आर नॉट ऑफर्ड एनी चॉइस एट द टाइम ऑफ वोटिंग। अगर हम सिर्फ एक पार्टी सिस्टम रखते हैं अपने देश में, तो वोटर्स के पास, जो हमारे देश के 28 राज्यों में अलग अलग वोटर्स हैं, इनके पास कोई चॉइस ही ना रहती अपनी आइडियोलॉजी या अपने लिए जो बेहतर है उस आइडियोलॉजी को चुनने की। अभी क्या है, हर क्षेत्र में क्षेत्रीय सरकारें हैं, क्षेत्रीय दल हैं, राजनीति नेशनल पार्टीज भी हैं, रीजनल पार्टीज भी हैं। तो लोगों के पास ऑप्शन रहता है कि वो किस आइडियोलॉजी को प्रिफर करते हैं, जो देश के लिए अच्छा है या जो रीजनल के लिए उनके लिए अच्छा है, तो वो उसमें से चुन सकते हैं। एटलीस्ट उनके पास चॉइस है चुनने के लिए। इसीलिए इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। एक से ज़्यादा ऑप्शन होने में कई फायदे भी होते हैं, कई नुकसान भी होते हैं। फायदे तो हमने आपको बता दिए कि लोगों के पास चॉइस रहती है, बेहतर जो है उनके लिए वो चुनने की। नुकसान भी देख लेते हैं। इसको इस तरह से कंपेयर करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को। पहला एडवांटेज कह रहा है प्रोवाइड्स ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल। लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का और अपने प्रतिनिधि को चुनकर संसद तक पहुंचाने का एक बेहतर अवसर मिलता है। उनके पास अवसर होता है कि वो बेहतर अपने प्रतिनिधि को चुनकर अपनी कम्युनिटी या अपने समाज की विचारधारा या अपने समाज के विचारों को एक अच्छे लेवल, नेशनल लेवल तक पहुंचा सकें। सेकेंड एडवांटेज होता है मोर रिस्पॉन्सिव टू द विल ऑफ पीपल। क्योंकि हमारा क्षेत्रीय प्रतिनिधि भी संसद में बैठा होगा, इसलिए ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है, बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होता है लोगों की इच्छाओं के प्रति, क्योंकि उन्हीं से जुड़ा हुआ डायरेक्ट कैंडिडेट संसद तक पहुंचता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है गिव वोटर्स मोर चॉइस एट द टाइम ऑफ पोल। जब चुनाव होते हैं तो वोटर्स के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं चुनने के लिए। अगर हमें ए नहीं अच्छा लग रहा है, बी नहीं अच्छा लग रहा है, सी नहीं अच्छा लग रहा है, तो कई कैंडिडेट्स होते हैं, 10-20 पार्टियां हैं इंडिया में, वो किसी को भी चुन सकते हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। लेकिन डिसएडवांटेज क्या थे, जैसा कि हम बात कर रहे थे। डिसएडवांटेज है सबसे पहला कॉज पार्टीज टू फॉर्म कोलिशन विच कैन डिसॉल्व इजिली। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, किसी भी पार्टी को इतनी ज़्यादा चॉइसेस हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हेयर एंड देयर वोट दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि कौन सी पार्टी अच्छी है। तो क्या होता है कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है और कई पार्टियों को आपस में मिल के सरकार बनानी पड़ती है। कई पार्टियां जब आपस में मिलकर सरकार बनाती हैं तो थोड़े दिन तो सरकार सही चलती है, लेकिन फिर आपस में लड़ाई होने लगती है और वो सरकार गिर जाती है। वो सरकार गिर जाती है, या हम कह सकते हैं जो डिसॉल्व हो जाती है, इंग्लिश में हम कहते नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है जब लीडर जो है अपनी मेजॉरिटी को प्रूव नहीं कर पाता है। तो जब ऐसे में डिसॉल्व हो जाएगी तो ये क्या होता है, अनस्टेबिलिटी कॉज करता है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, योजनाएं उतनी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी और जनता जो है, सरकार का पैसा जो है जनता का, अगर हम देखें तो इनडायरेक्टली वो जनता का ही पैसा है जो चुनाव कराने में खर्च होता है। जितनी ज़्यादा बार चुनाव कराने पड़ेंगे उतने ज़्यादा बार पैसे खर्च होंगे। फेलियर ऑफ कोलिशन, और जब गठबंधन फेल हो जाता है, कैन कॉज इनस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट। तब सरकार जो है इनस्टेबल यानी कि असंतुलित हो जाती है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसा कि अभी मध्य प्रदेश में हमने देखा था, कमलनाथ जी की सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन उनके जो विधायक थे, उनके जो मेजॉरिटी थी, जब उनसे कहा गया साबित करने को तो वो साबित नहीं कर पाए और उनकी सरकार गिर गई और फिर से बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार एमपी में बन गई। तो ये हमने देखा था क्या हुआ था, ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी। अब जो कमलनाथ जी की सरकार में योजनाएं आई होंगी, ऑब्वियस सी बात है वो कांग्रेस के नाम से आई होंगी, तो बीजेपी गवर्नमेंट जो नेक्स्ट आई है उसके बाद, कोलिशन डिसॉल्व होने के बाद, क्या वो उन योजनाओं पर उतना ध्यान देगी? कभी नहीं देगी, क्योंकि अगर वो उन योजनाओं पर ध्यान देगी तो कांग्रेस का नाम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो उन योजनाओं को स्लो डाउन कर देगी और अपने नाम से या बीजेपी के नाम से नई योजनाएं लागू करेगी। और जब तक बीजेपी की योजनाएं पूरी होंगी तब तक दोबारा इलेक्शन का टाइम आ जाएगा और फिर से वो योजनाएं ठप हो जाएंगी अगर किसी दूसरी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो। जैसा कि इंडिया में अक्सर होता रहता है, जो एक सरकार की योजनाएं होती हैं, दूसरी सरकार जब आती है तो वो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। जैसा कि आपने देखा ही होगा 2014 से पहले कितनी सारी कांग्रेस की योजनाएं चल रही थी। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई 2014 में तो बहुत सारी योजनाएं वो बंद कर दी गई और नए सिरे से नई योजनाओं को लागू किया गया। तो इस तरह से अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? जनता का, क्योंकि ये जनता का ही पैसा है जो सरकार के पास जाता है और सरकार योजनाओं में लगाती है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में चॉइसेस जितनी ज़्यादा होती हैं, लोग कन्फ्यूज भी उतने ज़्यादा होते हैं और अगर कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो वो फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे हमने दिल्ली में देखा था, जब पहली बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी, कांग्रेस के साथ कोलिशन में ही बनी थी और कांग्रेस ने 51 डेज के बाद अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार फिर से डिसॉल्व हो गई। तो कोलिशन जो है हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता है। और कोलिशन में क्या होता है, जो अलग अलग पार्टी के मेंबर्स होते हैं उनको सेटिस्फाई करना होता है, उनको खुश रखना होता है जिससे कि मेजॉरिटी बनी रहे।
जब नहीं बनी रह पाती है तो कोलिशन गवर्नमेंट फेल हो जाती है। जैसा कि करंट टाइम में आज की डेट में आप राजस्थान में देख रहे होंगे ज्योतिरादित्य सचिन पायलट जी का जो इशू चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, विधायक खरीदने और बेचने का जो भी है। आप अगर राजस्थान की पॉलिटिक्स इस टाइम देखेंगे तो आपको मल्टी पार्टी सिस्टम के डिसएडवांटेज बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम में। हमने अभी आपको बताया पार्टीज कई तरह की होती हैं। कुछ होती हैं नेशनल पार्टीज, कुछ होती हैं रीजनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज वो होती हैं जो देश की या लोकसभा में जिनके पास सांसद होते हैं। रीजनल पार्टीज वो होती हैं जो क्षेत्रीय होती हैं। क्षेत्रीय यानी कि किसी एक स्टेट में, दो स्टेट में चुनाव जीत रही हैं और वहाँ पे पार्टी फॉर्म कर रही हैं। नेशनल पार्टी वो होती हैं जो सेंट्रल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसा कि आप इमेज से पहचान ही पा रहे होंगे, कमल है तो बीजेपी है, ठीक है, एनसीपी है, और कांग्रेस है, सपा पार्टी है, सीपीआई है, मार्क्सिस्ट है। 7 पार्टीज़ हैं हमारे पास इस टाइम जो नेशनल पार्टीज़ हैं। और रीजनल पार्टीज़ तो ढेर सारी हैं, जैसे साइकिल आप देख ही पा रहे होगे, यूपी की है तो समाजवादी पार्टी आप पहचान रहे होगे, ठीक है। इसके बाद हम इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हमने अभी आपको बताया कि 7 है। कौन कौन सी हैं? सिंबल्स जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में सिंबल्स कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। सबसे पहला है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। दूसरा है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, विच वॉज फॉर्म्ड इन 1885। ये भी हम आपको आगे बताएंगे। दूसरी है बहुजन समाजवादी पार्टी, बसपा। इसके बाद नेक्स्ट है नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। नेशनल कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों ही अलग अलग हैं, याद रखिएगा। हाथ है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, घड़ी है तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है, दो ही कम्युनिस्ट पार्टी हैं इंडिया में, ठीक है। पहली है सीपीआई और दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। कार्ल मार्क्स के बारे में अगर आपने पढ़ा हो रशिया रिवोल्यूशन के टाइम पे तो आपको याद होगा, मार्क्सिस्ट विचारधारा, कार्ल मार्क्स की विचारधारा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट है 7th और लास्ट है हमारी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जी को हम कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, टीएमसी, पश्चिम बंगाल। इसके बाद हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी? स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी अ नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी कौन क्या होती हैं और नेशनल पार्टी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहला हम देखते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इज अ कंट्री वाइड पार्टी विच हैज यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स। नेशनल पार्टी एक देशव्यापी संस्था होती है, देशव्यापी राजनीतिक दल होता है जिसकी इकाइयाँ, जिसकी यूनिट्स कई स्टेट्स में फैली होती हैं, यानी कई स्टेट्स में उसको रिकॉग्निशन मिला होता है, कई स्टेट्स के लोग उसको जानते हैं। ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक पार्टी के चाहे 500 मेंबर हो चाहे 1000 मेंबर हो, उनकी आइडियोलॉजी हमेशा सेम रहेगी, उनकी विचारधारा हमेशा सेम रहेगी। तो जितनी भी यूनिट्स फैली हुई हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की, उनकी विचारधारा हमेशा, उनकी नीतियां हमेशा सेम रहेंगी, उनके गोल्स, उनकी आइडियोलॉजी हमेशा सेम रहेगी। फॉलोइंग आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड। अब इनकी कंडीशन क्या होती है किसी नेशनल पार्टी को नेशनल पार्टी होने के लिए, ये हम देखते हैं। पहली कंडीशन कह रही है अ पार्टी हैज टू सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स। कोई भी पार्टी जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो जितनी भी वोटिंग हुई है उसका 6% टोटल वोट अगर उसको मिला है तो उसे हम नेशनल पार्टी कहेंगे। यानी कि 100 लोगों ने अगर पूरे इंडिया में वोट डाला है तो 6 वोट अगर किसी एक पार्टी को मिले हैं तो उसे हम नेशनल पार्टी कहेंगे। या फिर जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं, यानी कि अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होते हैं उनमें वो चुनाव लड़ रही है और 4 स्टेट्स में, कम से कम 4 स्टेट्स में जितने भी वोट पड़े हैं उनका 6% वोट अगर उसको मिला है तो वो नेशनल पार्टी कहलाएगी। जीतना जरूरी नहीं है, टोटल वोटिंग का सिर्फ 6% अगर आपको मिला है तो आप नेशनल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, रिकॉग्निशन पा सकते हैं नेशनल पार्टी का। सेकंड पॉइंट कह रहा है इट हैज टू विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पॉलिटिकल हमने आपको बताया है लोकसभा में टोटल सीट्स हैं हमारे पास 545 जिन पर चुनाव होता है। टोटल सीट्स तो वैसे 552 है, 552, लेकिन इस टाइम जो इलेक्शन हुए हैं वो 545 यानी 545 पर हुए हैं। इनमें से अगर 4 सीटें भी किसी पार्टी को मिली हैं तो वो क्या कहलाएगी? नेशनल पार्टी का दर्जा उसको मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं रीजनल पार्टीज। व्हाट इज मेंट बाय रीजनल पार्टीज? स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी अ रीजनल पार्टी। कितनी रीजनल पार्टियां हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट रीजनल पार्टियां हैं, ये हम इसके बाद देखेंगे। अभी पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी क्या होती है और क्या कंडीशंस होती हैं किसी भी पार्टी को रीजनल पार्टी होने के लिए। सबसे पहला आंसर हम देखते हैं रीजनल पार्टी इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टेट पार्टी। एक रीजनल पार्टी जो होती है इसे राज्य पार्टी या राज्य की सरकार भी कहा जाता है। इट इज़ अ पार्टी, ये वह दल होता है विच टेक्स केयर ऑफ रीजनल कंसर्न, जो क्षेत्रीय लोगों के समस्याओं से जुड़ा होता है, एंड स्टेट्स इंटरेस्ट ओनली, और सिर्फ अपने राज्य की भलाई के बारे में
सोचता है, सिर्फ अपने राज्य की भलाई के बारे में या राज्य के लोगों की भलाई के बारे में सोचता है, और राज्य के लोगों की सेंटिमेंट्स या राज्य के लोगों की राजनीति से ही जुड़ा होता है। इसका देश से कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि चाहते सब हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म कर लें, नेशनल पार्टी बन जाएं, लेकिन ये शुरुआत जो है इनकी वो रीजनल कंसर्न, क्षेत्रीय समस्याओं को या क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं को समाधान करने से ही जुड़ी होती है। फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रीजनल पार्टी। निम्नलिखित कंडीशंस होती हैं या निम्नलिखित रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं टू बी अ रीजनल पार्टी। पहली कह रही है सिक्योर एटलीस्ट 6% वोट्स इन पोल्ड इन इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। किसी भी राज्य की जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो जितने भी वोट पड़े हैं उसके टोटल का 6% वोट अगर किसी पार्टी को मिला है तो उसे रीजनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। जैसे यूपी की बात ही करें, ठीक है, तो 404 सीटें हैं, 403+1, ठीक है। तो इन 403+1 सीटों में अगर 6% वोट किसी सरकार को, किसी पार्टी को मिले हैं तो उसे रीजनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। या फिर हम सेकंड कंडीशन कहें, इट हैज़ टू विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। या फिर जो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया 403+1 यानी 404 सीटें हैं टोटल, जिनमें से 403 पे चुनाव होते हैं। इन 403 में से अगर 2 सीटें भी किसी पार्टी ने जीती हैं तो उसे रीजनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इस मैप में अगर आप देख पा रहे होंगे रीजनल पार्टी, तो बहुत ईजिली आपको रिमेंबर रहेगा। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं, जम्मू कश्मीर में हमारी एनसी उमर अब्दुल्ला जी की पार्टी। इसके बाद पंजाब में हम देखते हैं तो प्रकाश सिंह बादल। इसके बाद नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो मुलायम सिंह, सपा और बसपा। इसके बाद हम देखते हैं हरियाणा में हम देख रहे हैं INLD, ओम प्रकाश चौटाला। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बिहार, नीतीश कुमार, JDU, जनता दल यूनाइटेड। इसके बाद हम देखते हैं नीतीश कुमार के बाद हम देखते हैं लालू प्रसाद, RJD। इसके बाद नेक्स्ट इसी के नीचे आप मैप याद रखिएगा, मैप जितना आप याद रखोगे उतनी आसानी होगी आपको मेमोराइज करने में। वेस्ट बंगाल में हम देखते हैं ममता बनर्जी, TMC, तृणमूल कांग्रेस। इसके बाद नेक्स्ट इसी के जस्ट नीचे उड़ीसा में देखते हैं हम नवीन पटनायक जी, जो यहाँ के CM है इस समय, BJD। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में TDP, चंद्रबाबू नायडू। इसके बाद हम देखते हैं तमिलनाडु AIDMK याद रखिएगा, जयललिता जी का निधन हो चुका है, इनकी जगह पनीर सेल्वम जी हैं। इसके अलावा DMK है, करुणानिधि की पार्टी, ये याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र, शिवसेना, आपको पता ही होगा, उद्धव ठाकरे। शरद पवार NCP। तो ये आपकी रीजनल पार्टियां हैं जो आप देख पा रहे होंगे इस मैप में। मैप से याद करिएगा तो आपको रिकॉग्नाइज रहेगा। NCERT में भी आपकी दी हुई है मैप वाइज, अगर आप वहाँ से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं रीजनल पार्टीज़ के बारे में, जिससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। सबसे पहला कह रहा है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा, AIDMK जिसके हम कहते हैं, AIDMK, जयललिता जी की पार्टी। फाउंडर जो थे इसके कौन थे? फाउंडर थे इसके MG रामचंद्रन। इसके बाद प्रेजेंट लीडर कौन है? पनीर सेल्वम जी। और इसके बाद स्टेट क्या है? तमिलनाडु। इसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC। फाउंडर इसके प्रेजेंट लीडर ममता बनर्जी जी हैं। स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल। इसके बाद हम देखते हैं बीजू जनता दल, BJD। फाउंडर प्रेजेंट लीडर नवीन पटनायक, उड़ीसा। इसके बाद नेक्स्ट रीजनल पार्टी हम देखते हैं शिवसेना, बाल ठाकरे जी ने किया था फॉर्मेशन। प्रेजेंट लीडर कौन है इसके? उद्धव ठाकरे जी। स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। सिंबल जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी सिंबल पूछ देते हैं। नेक्स्ट आपका है तेलुगु देशम पार्टी। फाउंडर है इसके NT रामाराव। प्रेजेंट लीडर हैं चंद्रबाबू नायडू जी। स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इसीलिए हम जूम करके दिखा रहे हैं, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप इससे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है तेलंगाना राष्ट्र, तेलंगाना जो 1 जून 2017 को बना था। इसके बाद फाउंडर इसके प्रेजेंट लीडर हैं K चंद्रशेखर राव, तेलंगाना स्टेट है। नेक्स्ट है YSR पार्टी, YSRCP, ठीक है। इसके फाउंडर और प्रेजेंट लीडर हैं YS जगनमोहन रेड्डी। स्टेट है आंध्र प्रदेश। सिंबल जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद छोटी छोटी पार्टियां आती हैं, देख लेते हैं। छोटी पार्टी समाजवादी पार्टी छोटी पार्टी नहीं है फिलहाल। 1992 में फॉर्म हुई थी, ये मुलायम सिंह यादव जी ने फॉर्म की थी। और प्रेजेंट लीडर इसके जो है प्रेजेंट लीडर जो है इस समय इसके अखिलेश यादव जी हैं, उत्तर प्रदेश हैं। इसके बाद आता है शिरोमणि अकाली दल। इसको फाउंड किया था सरदार सरमुख सिंह चुब्बल ने। प्रेजेंट लीडर जो है इसके सुखबीर सिंह बादल जी हैं, पंजाब से है ये। इसके बाद नेक्स्ट आता है RJD, राष्ट्रीय जनता दल। ये आपको याद होगा, राबड़ी देवी जी यानी कि लालू यादव जी की पार्टी है। प्रेजेंट लीडर और फाउंडर जो थे इसके लालू प्रसाद यादव जी थे। इस समय इनके बेटे तेजस्वी प्रताप जी हैं।
जो डिप्टी सीएम भी हैं बिहार के, स्टेट इसका बिहार है, याद रखिएगा। जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, प्रेजेंट लीडर इसके और फाउंडर दोनों ही नीतीश कुमार थे, और यही सरकार है इस समय बिहार में। बिहार के भी इलेक्शन होने हैं नवंबर दिसंबर में, तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नवंबर दिसंबर में इस साल बिहार के भी इलेक्शन होने हैं। प्रेजेंट लीडर इस समय कौन है, सीएम भी कौन है, नीतीश कुमार जी। इसके बाद हम देखते हैं जनता दल। जनता दल सेकुलर, जेडीएस, फाउंडर और प्रेजेंट लीडर है इसके एचडी देवगौड़ा जी, स्टेट है हमारा कर्नाटका। इसके बाद नेक्स्ट आता है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड में इस समय सीएम है हमारे शिबू सोरेन, फाउंडर थे इसके, और इनके बेटे जो हैं हेमंत सोरेन, वो इसके प्रेजेंट लीडर हैं इस समय। प्रेजेंट लीडर यहाँ पर गलत दिया हुआ है, हेमंत सोरेन जी जो शिबू सोरेन के लड़के हैं वो प्रेजेंट लीडर हैं इसके, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल लोक दल, फाउंडर थे इसके चौधरी देवीलाल जी, प्रेजेंट लीडर हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, और स्टेट है हरियाणा। इसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो समाप्त हो चुकी हैं, जैसे डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम, सीएन अन्नादुरई, फाउंडर थे इसके, प्रेजेंट लीडर हैं एम करुणानिधि जी, स्टेट है तमिलनाडु। नेक्स्ट आती है असम गण परिषद, एजीपी, फाउंडर थे इसके प्रफुल्ल कुमार महंत, प्रेजेंट लीडर जो है इस समय इसके अतुल बोरा हैं, स्टेट है असम। इसके बाद नेक्स्ट आता है बहुजन समाजवादी पार्टी, बसपा, इसके जो फाउंडर थे वो काशीराम जी थे, काशीराम याद रखिएगा। इसकी मूर्तियां भी बहुत सारी बनी है लखनऊ में। प्रेजेंट लीडर जो है मायावती, इनकी भी मूर्ति बनी है, स्टेट है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय दल लोकदल, इसके बाद नेक्स्ट पार्टी आती है राष्ट्रीय लोकदल, आरएलडी, अजीत सिंह, स्टेट है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट जो आपकी रीजनल पार्टी आती है, फाउंडर जरूर याद रखिएगा, फाउंडर जरूर याद रखिएगा, और प्रेजेंट लीडर जरूर याद रखिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसी, फाउंडर थे इसके शेख अब्दुल्ला जी, ये हमारी जम्मू कश्मीर की है। प्रेजेंट लीडर जो है इसके फारूक अब्दुल्ला जी हैं, स्टेट है जम्मू कश्मीर, हमने अभी आपको मैप में दिखाया था। इसके बाद लास्ट पार्टी आती है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीडीपी, फाउंडर थे इसके मुफ्ती मोहम्मद सईद जी, और प्रेजेंट लीडर इसके महबूबा मुफ्ती। ये सेल्फ आइसोलेशन में है पिछले कई महीनों से, और अगले 2-3 महीने तक रहेंगी, क्योंकि इनका एक्सटेंशन जो है वो बढ़ा दिया गया था। ये नज़रबंद हैं अपने ही घर में। खैर छोड़ो। स्टेट है जम्मू कश्मीर इनका, ये भी याद रखिएगा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीडीपी, महबूबा मुफ्ती, जो सेल्फ आइसोलेशन में है। इसके बाद आपका बचता है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में जितना भी पढ़ाया है उसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए।